जी धन्यवाद रामगोपाल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बिल्कुल। और अब अनिला सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ी हुई हैं, धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अनिला जी, प्रधानमंत्री पिछले 47 दिनों में 8 बार उत्तर प्रदेश आए हैं, जिसमें 4 बार खास तौर से पूर्वांचल। कोई खास वजह है? क्यों नहीं आए? वो देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हैं और प्रधानमंत्री के पद तक जिस सीट ने पहुंचाया है, वाराणसी सीट ने पहुंचाया है, वाराणसी ने बाबा महादेव की कृपा से जहां पहुंचाया है वो भी पूर्वांचल में है, उत्तर प्रदेश में है। तो क्यों नहीं आए? घर है उनका। एक बार नहीं 100 बार आना चाहिए, अपने लोगों में रहना चाहिए और अपने क्षेत्र का जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो सके वो करवाना भी चाहिए। वैसे तो पूरे भारत का कराते हैं, पर मुझे लगता है एक उत्तर प्रदेश की निवासी होने के नाते मुझको तो लगता अनिला है जी, कि जितना क्योंकि ज्यादा से आपने ज्यादा कहा पूरे कि वो देश को देश मिले के उतना अच्छा। प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उनका संसदीय क्षेत्र बनारस है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर आखिर में ये माना जा रहा है, विपक्ष, क्योंकि धर्मेंद्र जी है, मैं उनसे सवाल लूंगी, ये आरोप लग रहे हैं कि क्योंकि चुनाव सर पर है इसलिए थोड़े ज्यादा वक्त निकाला जा रहा है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। कहने दी। ऐसा तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी के कहने से हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ जाएगा। हमारी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के कहने या सोचने या सुनने के अनुसार नहीं चलती है। हमारे लिए जनतंत्र, लोकतंत्र जो है वो सर्वोपरि है। हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है, राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर आप है। इनके यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, इनके यहाँ सबसे पहले मैं हूँ, फिर मेरा परिवार है, फिर मेरी पार्टी है, फिर मेरा राष्ट्र है। और हमारे यहाँ सबसे पहले राष्ट्र होता है और स्वयं सबसे आखिर में होता है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, जिस प्रकार से विकास की राह इतनी तेज पकड़ी है, जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो अपने आप में उदाहरण स्थापित करता है। क्योंकि यहाँ पर ये तो देखना नहीं है कि भी मैं कैसे बढ़ूं, मेरा परिवार कैसे बढ़े, यहाँ तो प्रदेश कैसे बढ़े। और हमेशा मैं ये कहूंगी कि गाइडेंस रही है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं पूर्वांचल में, खासतौर से अगर मैं बात करूंगी, क्योंकि भाई गोरखपुर आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पूर्वांचल से कितने सारे हमारे प्रधानमंत्री मिले, हमारे मुख्यमंत्री मिले, परंतु उसका क्या विकास हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। हमेशा पिछड़ा रहा। ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने के लिए भी इसी क्षेत्र से जाते रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां पर। ये लग रहा है कि नहीं, जो चीजें ताले में बंद हो गई थी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि जो एक कारखाना भी है वहां पे, जो फर्टिलाइजर का जो कारखाना है वो भी दोबारा से पूरा चालू हो रहा है। तो ऐसी चीजें जिन्हें ताला मार दिया गया था वहां पे दोबारा शुरू हो रही हैं, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। वहां ना केवल रोजगार पर जरूरतें भी पूरी होंगी इस चीज को लेकर। तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई दो राय है ही नहीं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई है, डबल इंजन की सरकार, तो बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। जी धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या आपको ये चुनावी सौगात लगता है? गोरखपुर में एम्स खुल रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी सौगात ही करती है, जनता के लिए उसे काम करने का कोई समय नहीं है। जब 4.5 साल बीत जाता है, अंतिम 6 महीने होता है, तो वो सौगात के नाम से जनता को ठगने के लिए निकल के आ जाती झोला लेकर के, और चुनाव के बाद झोला लेकर के वापस चली जाती है। अभी आपके रिपोर्टर खुद ही बता रहे थे कि वहां धूल ही धूल है। धूल कब होती है? जब सड़कों में गड्ढे होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई थी, सबसे पहला काम उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज अनिला बहन जी एक सड़क ऐसी नहीं बता सकती हैं, गोरखपुर जिले में ही नहीं बता सकती हैं कि सारी धर्मेंद्र जी, सड़कें की गड्ढा मुक्त हो गई हैं। और सड़क बनाने की बात तो बहुत दूर की चली गई। दूसरी बात जी, नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि गड्ढे हैं, धूल है। धूल तो तब होती है जब खूब सारे लोग चल रहे होते हैं। हमने तो देखा हमारे सहयोगी के बाल भी धूल धूल हो रखे थे, और वहां पे जो लोग हैं, तो ये तो क्या आप अति उत्साह में नहीं बोल रहे मैम हैं? सड़कों पे चलते हैं, जहाँ पे सड़कों पे चलते हैं जी, अति उत्साह नहीं है। आप हमारी बाधा की ललितपुर की रैली को देखिए। आज हमारे मेरठ में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। उसमें जितने लोग आते हैं, अगर आप उसको गिनना शुरू कर देंगे, आप गिन नहीं सकते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकारी मशीनरी का और सरकारी धन का दुरुपयोग करके, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट हुए हैं जिसमें कभी रोडवेज से 14 लाख रुपए देने की बात होती है, कभी आपका पीडब्ल्यूडी से पैसा देने की बात होती है, कभी शिक्षकों को वहां ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी बीएसओ को टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ तक कि जो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी सचिव हैं उन्हें 30-30 आदमी का टारगेट दिया जाता है कि अब 30-30 आदमी लेकर आओगे और जो उस गांव में नौकरी करता है यानी कि सरकारी कर्मचारी है उसका आना कंपलसरी है। तो इनकी जो भीड़ है वो ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है। जन समर्थन की जब बात करेंगे तो ये खुद ही परेशान है। आप सोचिए कि किसी देश का प्रधानमंत्री जिसमें 29 राज्य हो और एक राज्य में पिछले आप खुद ही बता रही हैं कि 47 दिन में 8 बार आ चुका हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। इनके मन में चिंता हो चुकी है। लेकिन अगर आप तो भीड़ उत्तर की प्रदेश बात की कर रहे हैं जनता तो ने जो जनादेश, जो मैं फिर जनाशीर्वाद आपके हमारे आपके लिए मेरे राष्ट्रीय पास अध्यक्ष एक सवाल है, माननीय फिर मैं अनिला जी से जवाब लूंगी। फिर आपके लिए एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भुआ बबुआ की जब रैली हुई तब भी देखा, जो कहा गया अखिलेश यादव और मायावती जी की जब रैली होती है तो भी भीड़ देखी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जब रैली हुई तो भी भीड़ देखी। तो भीड़ आपके वोट में तब्दील हो जाएगी इस बात की तो क्या गारंटी है? नहीं, इस बात की गारंटी तब पता चलेगी जब चुनाव हो जाएगा। मोदी जी के रैली में जो भीड़ आ रही थी तो उनके वोट में कन्वर्ट हुई, उसका चुनाव के बाद पता चला। समाजवादी पार्टी में जो भीड़ आ रही है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता दरअसल काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कथनी है और जो करनी है, उसमें 180 डिग्री का फर्क है। मैं 2-3 उदाहरण बताता हूं। उमा भारती जी ने कहा था कि गंगा की सफाई अगर नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी, और जाके माँ गंगा के अंदर घुस के उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन आज ना उमा भारती जी दिखती हैं, ना माँ गंगा साहब दिखती हैं, ना जल समाधि दिखती है। सड़कों के गड्ढे की मैंने बात आपको बताई दी है, रोजगार की बात मैंने बताई दी है। अभी बहन जी जनतंत्र की बात कर रही थी, आप मुझे बता दीजिए कि क्या जनतंत्र किसानों को लेकर नहीं हो सकता है? जिसी देश के किसान अगर टायर के नीचे कुचल दिए जाएं और संसद के पास किसानों के मरने का आंकड़ा ना हो कि कितने किसान शहीद हुए, इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है? जब कोरोना काल में जितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी, संसद के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत भी हुई थी। देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते, देश के मुख्यमंत्री इस बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को बोलते हैं। क्या इस देश में जनतंत्र में दलित नहीं आते हैं? अभी आपने देखा 4 दलितों को निशंस हत्या कर दी गई। इससे पहले हाथरस के कांड कौन नहीं जानता है, मेरठ के कांड कौन नहीं जानता है, प्रयागराज के कांड कौन नहीं जानता है, आजमगढ़ के कांड कौन नहीं जानता है? क्या दलित इसमें नहीं आते हैं? क्या पिछड़े इसमें नहीं आते जनतंत्र में? तो भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र जी अगर बात करें, आपने कहा कि पीएम मोदी का जो दौरा है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होगी। 8 बार पीएम मोदी इस बार पूर्वांचल के दौरे पर है, लेकिन आज जो एम्स की सौगात देने जा रहे हैं, क्या उससे सिर्फ बीजेपी के लोगों को फायदा होगा? क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों को इलाज मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने 11 मेडिकल कॉलेज बना के ऑपरेशनल करके उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया था 5 साल के कार्यकाल में। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी मेडिकल कॉलेज समर्पित कर पाई है? ये जो एम्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो, कोरोना के समय में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही था जिसमें एक व्यक्ति अपने भाई को कोरोना संक्रमित होने के बाद स्ट्रेचर नहीं मिल पाया था, अपने कंधे पे लाद के, पीठ पे लाद के ले जा रहा था, और ये जो वीडियो थी पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, मीडिया रिपोर्टिंग में भी आई थी। तो वही तो व्यवस्था है। इतने सालों में इनकी व्यवस्था क्या बढ़ गई, मुझे बता दें। अगर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेचर उपयुक्त आ गए हो बता दें, ऑक्सीजन प्लांट लग गया, कितने कैपेसिटी का लग गया वो भी बता दें। तो देखिए ऐसा है कि आप 6 एम्स का दावा करने के बाद 5 साल से जरूर जवाब लूंगी। इतना सारा काम हुआ, आप कहते हैं कि एक्सप्रेसवे आपने दिया, आप तमाम किसानों के लिए आपने काम किया, फिर 3-3 बार जनता क्यों आपको नकारती है? ये जो है ये एक महत्वपूर्ण बात है। अनिला जी से भी हम इस पर जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से जुड़ी हुई। राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए जरा। जैसे पूरा देश जानता है, किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी, और उन्होंने कहा, एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को एग्रीकल्चर मिनिस्टर से सवाल पूछा गया था कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। हमने पता लगाया, पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को कॉम्पेंसेशन दिया है 5 लाख रुपए का, और उनमें से 152 किसानों को रोजगार दिया है।
ये लिस्ट मेरे पास है, ये मैं हाउस पे टेबल पे लेकर दूंगा। एक और लिस्ट हमने बनाई है 70 किसानों की जो हरियाणा के हैं, वो भी मैं हाउस पे लेकर दूंगा। तो ये जो प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है और जो आपकी सरकार कह रही है कि ये कोई भी किसान शहीद नहीं हुआ है या उनके नाम आपके पास नहीं है, तो ये नाम यहां हैं और मैं चाहता हूं, ये देख लीजिए। तो राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को उठा रहे थे, उस लिस्ट का जिक्र कर रहे थे जो संयुक्त किसान मोर्चा जिसका जिक्र कर दिया। दरअसल आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई, जिसमें यह फैसला होगा कि आंदोलन आगे लेके जाना है या फिर खत्म करना है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। Vaccination is our only weapon against the coronavirus. I, Divya Datta, stand in full support of the Network 18's campaign Sanjeevani and all the work done to ensure that India is vaccinated and free of this virus. So get yourself vaccinated today.